नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा है कि ड्राइवरों के लिए एक नया कानून आया हुआ था। इसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे थे। हिट एंड रन पर सुलझा गतिरोध, हड़ताल खत्म हुई है। और केंद्र का ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन, चर्चा के बाद ही लागू होंगे नए प्रावधान। केंद्रीय गृह सचिव व ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वाहन चालकों से काम पर लौटने को कहा है। और हड़ताल से कई राज्यों में आपूर्ति ठप होने पर सरकार ने AIMTC के पदाधिकारियों से वार्ता की हुई है। भारतीय न्याय संहिता में हिट रन के मामले में 10 वर्ष तक की कैद व जुर्माने का विरोध कर रहे थे। कौन? ए ड्राइवर। आप देखते हैं उनका कहना था कि अगर हम वहां से ना भागें तो हमें जनता, जो भीड़ रहती है ना गुस्से में, वही मार देगी। और आप देखिए उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा, या हमें जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। और जब तक आप देखते हैं कि न्याय प्रक्रिया हमारे देश में लंबी ही चलती है, तब हद तक हमारे परिवार का क्या होगा। और ड्राइवरी जो करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है भारत में। आप देखते हैं कि कम पढ़े लिखे होते हैं वही ड्राइवरी करते हैं। ये देखिए अधिकतर यही देखने को, इसी तरह के ड्राइवर आपको देखने को मिलते हैं। तो वही विरोध था, आप देखेंगे उनका। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले AIMTC से विचार विमर्श किया जाएगा, ये कहा गया है। घर घर राम ज्योति प्रज्वलन कराएगी भाजपा। अब आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया ना, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बिना सहमति ICU में मरीज भर्ती नहीं कर सकते हैं अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रोगियों की गहन चिकित्सा इकाई में तभी भर्ती कर सकता है जब मरीज या उसके स्वजन उसके लिए सहमत हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICU में भर्ती करने से जुड़े ताजा दिशा निर्देश में यह जानकारी दी है। 24 विशेषज्ञों की ओर से तैयार दिशा निर्देशों में सिफारिश की गई है कि यह बीमारी का इलाज संभव ना हो तो मरीज को ICU में रखना व्यर्थ है। जाति आधारित सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक करे बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगा तब तक कोई इसे चुनौती नहीं दे सकेगा। कोर्ट का मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार। 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। और डाटा की उपलब्धता को लेकर हम ज्यादा चिंतित हैं। बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा है कि डाटा और विवरण एक निश्चित वेबसाइट पर सार्वजनिक है। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या पूरा डाटा सार्वजनिक डोमेन में है। वह डाटा की उपलब्धता को लेकर ज्यादा चिंतित है। सरकार को पूरा विवरण और आंकड़ों सार्वजनिक डोमेन में डालना चाहिए ताकि उसके निष्कर्ष को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके। जब तक यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगा कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। और देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। बिहार ने अभी आप देखते हैं कि जातिगत सर्वे करवाया था ना, उसी की बात हो रही है। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखिए 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार, ये भी याद रखिएगा। हमारे होम मिनिस्टर शाह ने दिया जम्मू कश्मीर में स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर बल। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। बैठक में LG, NSA, सेना प्रमुख और IB प्रमुख भी रहे मौजूद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। EVM VVPAT पर आयोग की जवाब देने की तैयारी है। विपक्षी दलों ने फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं VVPAT को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने भी जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे सभी सवालों के जवाब आयोग ने अपने वेबसाइट पर ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों
की सूची में शामिल किए हैं और इनमें ईवीएम से छेड़छाड़ से जुड़े 5 से अधिक सवाल जवाब भी शामिल हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है, कोई पार्टी हार जाती है तो वो ईवीएम पर दोष देने लगती है कि गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। और चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। 6 महीने में रुकेगी ड्रोन से हथियारों व ड्रग्स की तस्करी। पाकिस्तान से सटी सीमा और खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन के मार्फत हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की समस्या से अगले 6 महीने में पूरी तरह निजात मिल जाएगी। भारत ने एक साथ 3 एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर ली है और जिनका परीक्षण ट्रायल अंतिम चरम चरण में है। पूरी तरह से आप देखिए स्वदेशी ये तकनीक किसी भी तरह के ड्रोन को घुसपैठ से रोकने में सक्षम है। ये आप देखिए जापान की राजधानी टोक्यो में हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर जापान एयरलाइंस के विमान में भीषण आग लग गई है। इसमें इस तरह की होती रहती है, आप देखते हैं दुर्घटनाएं। लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो जाएगा सीए। सीए से जुड़े नियम तैयार, जल्द अधिसूचित कर पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। तेजी से दी जा सकेगी नागरिकता। पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 गैर मुस्लिम वर्गों को होगी सुविधा। और देखिए इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया ना, इसी को लेकर इसका विरोध हो रहा है, कई लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। नागरिक संशोधन कानून की बात हो रही है, देखिए याद रखिएगा। बड़ी सीटों के साथ हो सकता है 2029 का आम चुनाव। अब आप देखते हैं कि परिसीमन की बात हो रही है और उसके बाद हो सकता है कि सीटें बढ़ जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए कर सकेगी नामित। DOPPW ने अब पेंशन नियमों में किया संशोधन। सरकार ने महिला कर्मचारियों को दिया विशेष अधिकार। इसमें आप देखिए सरकार ने मंगलवार को कहा है कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाह के मामले में पति के बजाय अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर सकेगी। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 2021 के नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है ना, तो उसी को लेकर ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। यमुना का संरक्षण जनहित और पर्यावरण के हित में है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना यमुना, वो भी आप देखते हैं कि बुरी स्थिति से गुजर रही है और कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से सहमति जताई हुई है। यमुना नदी का संरक्षण व्यापक जनहित और पर्यावरण के हित में बताया है। और एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जो नदियां हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए आप देख रहे हैं कि चिल्ला रही हैं। इस साल अप्रैल तक दिल्ली को मिलेगा एक और संग्रहालय और आप देखते हैं कि पुराने किले में तैयार किया जा रहा है संग्रहालय। रखे जाएंगे अमेरिका से लाए गए 300 से अधिक पुरावशेष और इसमें बहुत सी कलाकृतियां 11वीं से 14वीं शताब्दी की अवधि के बीच होंगी और कुछ विशेष पुरावशेष 2000 ईसा पूर्व के भी होंगे। टेराकोटा का एक फूलदान 2वीं शताब्दी का है। करीब 45 पुरावशेष ईसा पूर्व दौर के हैं और कांस्य संग्रह में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण, बौद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं का अलंकृत मूर्तियां भी हैं। देवताओं के अलावा कंकाला मूर्ति, ब्रह्मी और नंदी केश की भी मूर्तियां हैं। इन कलाकृतियों में 3 सिर वाले ब्रह्मा, रथ पर अरुण सूर शिव की दक्षिणा मूर्ति, नृत्य करते गणेश की प्रतिमा और इसी तरह खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा की मूर्तियां। जैन धर्म की मूर्तियों में जैन तीर्थकर, पद्मासन तीर्थकर, जैन चौबीसी के साथ अनाकार युगल और ढोल बजाने वाली महिला की मूर्ति भी शामिल है इसमें। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति को बना दिया अप्रासंगिक, ये हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की बात करें तो ये है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। भारतीय छात्रों का कनाडा से मोह भंग हुआ है। आवेदनों में आई देखिए 40% की प्रतिशत की गिरावट। जो आप देखते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, बहुत सारी परेशानियां हो रही है ना कनाडा जाकर, तो उसी को लेकर आप देखते हैं परेशानी बढ़ी तो कम करेंगे ही लोग आवेदन। बड़ी सीटों के साथ हो सकता है 2029 का चुनाव, जो आपसे कह रहे हैं ना। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर 2026 तक लगी रोक के हटते ही शुरू हो जाएगी परिसीमन की प्रक्रिया। 2024-25 में प्रस्तावित जनगणना के आधार पर ही नई परिसीमन को दिया जाएगा अंतिम रूप।
और देखिए, जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है, और आप सभी जानते हैं कि अभी 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के मारे नहीं हो पाई है। और पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में। ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और मौजूदा समय में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं। इन सीटों में अंतिम बार बढ़ोतरी 1977 में की गई थी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर थी। इस दौरान जो फार्मूला तय किया गया था उसके तहत 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट सृजित करना था, और उस समय देश की कुल आबादी करीब 50 करोड़ थी। हालांकि पूर्वोत्तर सहित पहाड़ी राज्यों को इस मानक से छूट दी गई थी। केंद्र सरकार ने जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो 2026 के बाद होने वाली इस परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सोचिए, उस समय 50 करोड़ थी, अब अभी 140 करोड़ पहुंच गई है जनसंख्या। सांसदों के निलंबन पर विशेष अधिकार समितियों की बैठक अगले सप्ताह होगी। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक 12 जनवरी को होगी। उच्च सदन की समिति ने 9 जनवरी को करेगी निलंबित के मुद्दे पर विचार। सांसदों का निलंबन हुआ था ना, उन्हीं की बात हो रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केंद्र की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश की मांग की गई है। और अभी आप देखते हैं कि इसमें नियुक्ति में कहा गया है ना, एक तो आप देखते हैं कि किसे किसे शामिल किया गया है। इसमें जो चयन समिति होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगा, जिसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक सदस्य के रूप में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। और इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि देखिए, बहुमत किसके पास रहेगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका एक मंत्री शामिल होगा, विपक्ष का नेता शामिल होगा, तो विपक्ष का नेता तो अकेला पड़ जाएगा और ये 2 हो जाएंगे, तो वो जिसे चाहेंगे बना देंगे। तो इसी को लेकर विवाद हो रहा है। म्यांमार सीमा की होगी बाढ़बंदी, रद्द होगा मुक्त आवाजाही का समझौता। ये बहुत सारे म्यांमार से आप देखते हैं कि लोग आ रहे हैं ना, भारत आ जा रहे हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी म्यांमार से। इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून। जल्द ही अधिसूचित हो जाएंगे नए कानून। नई धाराओं में दर्ज होने लगेगी एफआईआर। पुलिसकर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया 1-2 हफ्ते में होगी। इसमें जो 3 नए कानून आए हुए हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। इस 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य बताने की बात हो रही है। और देश के 75 जिलों में पहले से मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध है। ये आपकी राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, यही तो हमारे देश में सबसे ज्यादा राजनीति में होता है, देखते नहीं हैं आप लोग। अयोध्या में आप देखते हैं कि तैयारी चल रही है। तकनीक के प्रयोग से पर्यावरण को मिलेगी संजीवनी। पर्यावरण संरक्षण आज आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। प्रकृति को सुरक्षित संरक्षित रखने के प्रयासों में अत्याधुनिक तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। प्रदूषण से समय रहते बचाव, गोबर कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंधन बनाने के उपक्रम इसी तकनीक प्रक्रिया का अंश है। मौसम की तरह वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान की बात हो रही है। और पर्यावरण संरक्षण संघ रोजगार सृजन करेगा। गौशाला का बायो सीएनजी संयंत्र और जीवाश्म ईंधन पर कम होगी निर्भरता। तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति देते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए शोध एवं विकास का रोड मैप जारी किया है। और इससे आप देखिए, देश में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए शोध एवं विकास का बेहतर माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ई वाहन क्षेत्र में वर्ष 2030 तक भारत को अग्रणी देश बनाने के लक्ष्य पर भी कार्य कर रही है। और इससे जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। 19,744 करोड़ की लागत के साथ मिशन को मिली
है मंजूरी। आप देखेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो कई सरकारी उपक्रम देश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने पर काम कर रहे हैं। मिशन का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाना है। और इसके लिए आप देखिए कि देश में 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को चुना जाना है। और 44% आप देखते हैं बिजली भारत पैदा करता है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से। और 5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता पहुंचाना है मिशन का लक्ष्य। आप देखेंगे 4% न्यूनतम ऐतिहासिक योगदान रहा है भारत का 1850 से 2017 तक के बीच वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में। 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2030 तक पैदा करने का लक्ष्य देश के ने समय से पहले हासिल किया है, आप देखेंगे। और 400 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार देश में ग्रीन हाइड्रोजन व शोध एवं विकास का बेहतर माहौल तैयार करने के लिए इसमें। और आप देखते हैं केंद्र सरकार 2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। दोपहिया वाहनों के सेगमेंट में भारत इस समय सीमा से पहले ही वैश्विक लीडर बन सकता है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को बढ़ावा देने के लिए 2019 में FAME-2 स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2023 के पहले 7 महीने में 9 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है। ये आप देखिए 7,204 मिलियन टन का अनुमान है देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक होने का। 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है वर्ष 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में। और 39.7 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। पहला राज्य गुजरात, जलवायु परिवर्तन विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता दिखाता है। और ग्रीन इंडिया मिशन के शानदार नतीजे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 1540 वर्ग किलोमीटर बड़ा है और वहीं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र 721 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। रिपोर्ट में वन क्षेत्र और वृक्षों से भरे क्षेत्र में वृद्धि का आकलन अलग अलग किया गया है। इसमें ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने संबंधी उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा है ब्यौरा। ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदम्बरम फिर से ईडी के सामने पेश हुए। कांग्रेस सांसद ने चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है पूछताछ। वेदांत समूह की कंपनी तलवंडी शाओ पावर से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई भी कर रही है जांच। कांग्रेस के नेता हैं। देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। फिर वैध बनाने की कोशिश होती है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए ये संपादकीय पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर का यही होता है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। तो इसे भी पढ़ लिया करिएगा ध्यान से। और बड़ा फर्जी सूचनाओं का खतरा। तो आप देखेंगे कि किसी भी नई तकनीक से अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। और मैं कहता हूं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो उसी तरह तकनीक के भी होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई भी इससे अछूता नहीं है। फिलहाल दुनिया इस तकनीक के तमाम जोखिमों से जूझ रही है और ऐसा ही एक जोखिम डीप फेक से जुड़ा है, जिसका जिक्र बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। क्योंकि इस साल कई देशों में चुनाव होने हैं तो डीप फेक की समस्या से निपटने की कोई कारगर युक्ति निकालना और भी आवश्यक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जनता की राय को बदलने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आघात पहुंचाने में सक्षम है। डीप फेक में किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरे, मुद्रा या फिर कार्यों का डिजिटल
डिजिटल नकल की जाती है। और इसमें आप देखते हैं कि अक्सर परिष्कृत कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिदम शामिल होते हैं। अधिक चिंतित करने वाली बात यह है कि सैकड़ों अप्रतिबंधित ऑनलाइन सॉफ्टवेयरों पर यह काम बहुत सहजता से किया जा सकता है। जहां दुनिया पहले से इंटरनेट, मीडिया और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के मामले में जूझ रही है, वहां डीप फेक आप देखते हैं कि बढ़ते चलन ने इस चुनौती को और विकराल बना दिया है। डीप फेक में आप देखते हैं कि चेहरा किसी और का होता है और शरीर किसी और का होता है। वीडियो में, पिक्चर में आप देखते हैं कि शरीर किसी और का होता है, आप देखते हैं कि चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है उसकी छवि बेकार करने के लिए। विश्व इससे पहले भी गहरी जालसाजी के दुष्प्रभाव देख चुका है। 2020 के अमेरिकी चुनाव में प्रत्याशियों का भ्रामक प्रतिनिधित्व, मतदाताओं के बीच भ्रम और कलह पैदा करने के लिए डीप फेक और सिंथेटिक मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। भारत के संदर्भ में तो इंटरनेट, मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का प्रसार गहरी जालसाजी के लिए उपजाऊ जमीन का काम कर सकता है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के साथ ही मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है। भाषा क्षेत्र, पंथ सहित ग्रामीण, शहरी क्षेत्र जैसे तमाम विभाजक बिंदुओं के लिहाज से भी भारत डीप फेक के मामले में और संवेदनशील है। और चूंकि इस साल देश में आम चुनाव होने हैं तो इस समस्या पर समय रहते विचार करना और भी जरूरी हो गया है। और इसमें बड़ा सवाल यह है कि डीप फेक आधारित चुनावी हेरफेर से निपटने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। समाधान के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम तो एक प्रभावी सत्यापन तंत्र की स्थापना करनी होगी। इंडोनेशिया ने 2019 के चुनाव के दौरान फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक वार रूम स्थापित किया था। वैसे ही भारत डीप फेक की निगरानी के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू कर सकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियां, तकनीकी कंपनियों और मीडिया संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस दिशा में कानूनी ढांचे को भी तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बैठाना होगा। चुनाव के दौरान फर्जी खबरों से निपटने के लिए फ्रांस का दृष्टिकोण भी उपयोगी है और इसमें इंटरनेट, मीडिया पारदर्शिता को लेकर सख्त नियम लागू करना और न्यायाधीशों को फर्जी सामग्री हटाने की शक्ति प्रदान करना जैसे अधिकार शामिल है। भारत में डीप फेक के निर्माण और प्रसार के खिलाफ विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करना भी अपरिहार्य हो गया है। एआई की विशेषताओं को देखें तो यह स्वयं गहरी जालसाजी के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। एआई एल्गोरिथम को वीडियो और तस्वीरों में उन गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है जो मानवीय आप देखते हैं कि दृष्टि में पकड़ में नहीं आ पाती है। हमारे पास ऐसे उपकरण पहले से ही उपलब्ध है जो आप देखिए वीडियो और तस्वीरों का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि कृत्रिम रूप से हेरफेर किए जाने की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। यूरोप के एक छोटे से देश एस्टोनिया ने अपने नागरिकों को व्यापक साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल खतरों के बारे में शिक्षित किया है और उसी तरह भारत को स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने की जरूरत है। विशेषकर आप देखिए उन मतदाताओं के लिए जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। ऐसे जागरूकता अभियान जनता को डीप फेक के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में शिक्षित करने के साथ ही उन्हें ऐसी सामग्री की पहचान करने के कौशल से लैस करने पर केंद्रित होना चाहिए। हमें एक सरकार समर्थित बहुभाषी मंच भी विकसित करने की आवश्यकता है जहां कोई भी नागरिक किसी वायरल फेक वीडियो को जमा कर सकता है ताकि उसकी जांच हो पाए और इससे ऐसे डीप फेक वीडियो के असली स्रोत का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। अपने नागरिकों को आप देखते हैं गलत सूचना के खिलाफ जागरूक करने की दृष्टि से फिनलैंड की तरह शैक्षिक पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को जोड़ने से भी महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और इसमें मीडिया संस्थानों की भी अहम भूमिका होगी। आदर्श पत्रकारिता के मानकों का पालन करके भारत के मीडिया संस्थान डीप फेक के प्रसार का मुकाबला कर सकते हैं। यूरोपीय संघ में यूरोपीय डिजिटल इंडिया ऑब्जर्वेटरी यानी कि ईडीएमओ की सहयोगात्मक पत्रकारिता जैसी पहल भारत के लिए भी सार्थक होगी। डीएमए जैसे नेटवर्क के जरिए दुष्प्रचार की काट आसान होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि डीपफेक की चुनौती का तोड़ नहीं निकाला गया तो यह भारतीय चुनावी प्रक्रिया की गरिमा पर प्रहार कर सकता है। ऐसे में इससे आप देखिए निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की जा रही है और जिसमें आप देखिए निजी कंपनियों और बड़े पैमाने पर जनता के साथ निकट सहयोग में कई एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए। और डीपफेक के खतरे से निपटने के लिए हमें एक बहुत मजबूत, लचीले और चुस्त विभाग की आवश्यकता होगी। हमें स्मरण रखना होगा कि डीपफेक भी समय के साथ और खतरनाक होता
जाएगा। डीप फेक के खिलाड़ी भी अपने बचने के लिए नए नए तरीके तलाशते रहेंगे। डीप फेक के विरोध यह लड़ाई हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के लिए बहुत मायने रखती है। यह लड़ाई लंबी चलेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहायक रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ सज्जन पाल सिंह के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। वामपंथी इतिहासकारों की कारगुजारी। ये अयोध्या में आप देखिए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का सपना 496 वर्ष बाद पूरा होने जा रहा है और यह स्वाभाविक है कि चाहे उनका चाहो और उसकी चर्चा भी हो रही चारों ओर। यह सपना स्वतंत्रता के बाद यानी कि लगभग 77 वर्ष पहले भी पूरा हो सकता था, ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का किया गया था, पर ऐसा नहीं हो सका। मूर्ति भंजक इस्लामी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार ध्वस्त किया, पर हिंदू शासक को समाज संकल्पित होकर उसका पुनर्निर्माण करते रहे। आखिरी बार इस मंदिर को 1706 में औरंगजेब की ओर से ध्वस्त किया गया था और अंततः स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल पहल पर सोमनाथ मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ऐसा ही अयोध्या मथुरा काशी के मंदिरों के मामले में भी किया जाना चाहिए था, पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने और इस नाते विदेशी हमलावरों के कित्तों से परिचित होने के बाद भी ऐसे कार्य नेहरू जी की प्राथमिकता में नहीं थे और इसके बाद भी नहीं थे कि जब दिसंबर 1949 में साधु संतों ने अयोध्या स्थित विवादित ढांचे में रामलला की प्रतिमा रख दी थी तो उसे हटाने के उनके आदेश को फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर ने मानने से इनकार कर दिया था। हिंदुओं ने आप देखे जैसे सोमनाथ मंदिर के लिए बार बार संघर्ष किया, वैसे ही हिंदू समाज के साथ अयोध्या में साधु संत भी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अनुरक्त संघर्ष करते रहे। इस मंदिर को आप देखिए 1528 में बाबर के सिपर सलाहकार मीर बाकी ने ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद राम जन्म स्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। इसके कई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है लेकिन उन्हें नकारा जाता रहा है। ये प्रमाण मुगल शासकों के समय अरबी फारसी में लिखे गए दस्तावेजों में भी थे। अंग्रेजों के समय में घटी घटनाओं की उन शिकायतों में भी जो फैजाबाद की जिला अदालत में उपलब्ध थी। ये शिकायत साधु संतों की ओर से राम जन्म स्थान परिसर में चबूतरा, कोठरी और चूल्हा बनाने से लेकर चरण पादुका रखने को लेकर की गई थी। 30 नवंबर 1858 को मस्जिद के मुतवल्ली यानी प्रबंधक की ओर से की गई शिकायत यह भी थी कि करीब 25 निहंग सिख जन्म स्थान में घुस गए। उन्होंने वहां हवन किया और फिर मस्जिद आप देखते हैं कि दीवारों पर कोयले से राम लिख दिया और इस शिकायत में कहा गया था कि जन्म स्थान मस्जिद में है और इन शिकायतों को अयोध्या विवाद की सुनवाई करते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण माना था। अयोध्या में राम मंदिर की जगह बनाई गई मस्जिद को लेकर जो भी तथ्य थे उन्हें बेशर्मी के साथ झुठलाने का काम कथित सेकुलर लिबरल तत्वों के साथ वामपंथी इतिहासकारों ने भी किया है। पहले इन इतिहासकारों की ओर से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि राम की उपासना का सिलसिला तो 18वीं सदी में शुरू हुआ था और यह इसलिए मूर्खतापूर्ण था क्योंकि खुद अकबर के दरबारी रवि रहे अकबरनामा एवं आईने अकबरी लिखने वाली अबुल फजल ने लिखा है कि अयोध्या हिंदुओं के लिए बड़ा पावन स्थान है। वामपंथी इतिहासकारों ने अयोध्या विवाद की सुनवाई के समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष यह सिद्ध करने की हर संभव कोशिश की कि अयोध्या में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। झूठ का सहारा लेने के कारण भी नाकाम रहे। 1976-77 में इंदिरा गांधी की सरकार की पहल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई ने प्रोफेसर बेबीलाल के नेतृत्व में विवादित ढांचे का सर्वे किया। एएसआई की इस रिपोर्ट को भी कोई महत्व दिए जाने के बजाय इतिहासकार इरफान हबीब, रोमिला थापर, आरएस शर्मा और सूरज भान आदि ने यह कहना शुरू कर दिया कि वहां बेबी लाल की टीम को ऐसा कुछ नहीं मिला है और जिससे यह संकेत मिले कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है और इसका बेबी लाल ने खंडन किया। लेकिन उस समय के मीडिया और विशेष रूप से अंग्रेजी मीडिया ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया और जब 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढा दिया गया तब उसके मलबे में आप देखते हैं कि वहां मंदिर होने के कई आकाट साक्ष्यों के साथ विष्णु हरि शिलालेख भी मिला। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की ओर से किए गए उत्खनन के दौरान मिला और इसमें अंकित था कि यह मंदिर उनके नाम है जिन्होंने 10 सिरों वाले असुर का वध किया था। वामपंथी इतिहासकारों ने पहले यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इसे साजिशन बाहर से लाकर मलबे में रखा गया है। जब वे ये साबित नहीं कर पाए तो उन्होंने यह कहानी गढ़ी कि उसे लखनऊ संग्रहालय से चुराया गया है। जांच में पता चला कि संग्रहालय में ऐसा कोई शिलालेख था ही नहीं। अयोध्या विवाद जब अपने चरम पर था तब भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद पर वामपंथी इतिहासकारों का ही वर्चस्व था। उनकी पोल खोलने वाली इतिहासकार मीनाक्षी जैन के अनुसार उस समय यह परिषद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरह काम कर रही थी।
और वामपंथी इतिहासकारों की पोल खोलने का काम पुरातत्वविदा के मोहम्मद ने भी किया। वह प्रोफेसर बीवी लान की उस टीम के सदस्य थे जिसने 1976-77 में अयोध्या के विवाद ढांचे का अध्ययन किया था। वामपंथी इतिहासकारों ने केवल देश को गुमराह ही नहीं किया बल्कि मुस्लिम पक्ष को बरगलाया भी है कि उन्हें हिंदू पक्ष से समझौता की आवश्यकता नहीं। ऐसा करके उन्होंने भारतीय समाज की तो कुसेवा की ही है, इतिहास लेखन को भी कलंकित किया है। अफी की कहावत है कि जब तक शेर को लिखना नहीं आता तब तक उसका इतिहास शिकारी ही लिखेंगे। इस कहावत को भारत के संदर्भ में कहें तो शायद कुछ ऐसा कहना होगा कि शिकारियों के साथ साथ उनके चाटुकार भी शेर का इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इनके विचार हैं सब। नव उल्लास, नव वर्ष ऊर्जा एवं उल्लास का द्योतक है। यह नवीनता की अनुभूति लेकर आता है और जिससे हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह सकारात्मक की पोटली के समान होता है जिसे खोखले ही चारों ओर सकारात्मकता का स्पंदन होने लगता है। जीवन में नवीनता का बड़ा महत्व भी है। नवीनता मानव मन को सदियों से ही आकर्षित करती आई है और इसमें एक अद्भुत प्रकार का आकर्षण होता है। नववर्ष की सुखद अनुभूति हमारे भीतर के तमस को समाप्त करने का प्रयास करती है। यह अनुभूति विषाद के अभिशाप से मुक्ति के लिए प्रयासरत रहती है। यह प्रयास हमारे संकल्पों को बलवान एवं गतिमान बनाते हैं। अच्छा कॉलम रहता है। ईवीएम का विरोध की आदत, चुनाव से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करना एक चलन बन गया है। जब भी चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहते हैं तो कई दल बिना समय गवाए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं। हाल में कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत के बावजूद यह काम करने में गुरेज नहीं किया और उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी अपना वोट प्रतिशत करीब करीब बरकरार रखा और इसी आधार पर उसके नेताओं ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को भाजपा की तुलना में 10 लाख अधिक वोट मिले हैं। ऐसा दावा करने के बाद ईवीएम को कोसने की कोई उचित नहीं बनता है, लेकिन राजनीतिक दल कई बार अपने ही तर्कों की उसी ढाल को काटने में जुट जाते हैं जिसका वे सहारा लिए होते हैं। और आप देखते हैं कि पता नहीं कांग्रेस के जयराम रमेश और विपक्षी नेता ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि आयोग जैसे जैसे उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम करता है वैसे वैसे भी नई नई आशंकाएं उठाने का काम करती हैं। और एक समय था जब यह मांग की जाती थी कि मतदाता को यह देखना चाहिए कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को जा रहा है या नहीं। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के जरिए इसकी व्यवस्था कर दी गई है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कागज की एक पर्ची होती है। मतदाताओं को यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और उसे यह पता चल जाता है कि उसका वोट उसकी पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हर विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं 5 मतदाता केंद्रों की वीवीटी की गिनती होती है और उनका मिलान ईवीएम से मिली नतीजों से किया जाता है। अभी तक यह मिलान सही पाया गया है। इसके बाद भी कुछ दलों को चैन नहीं है। पहले कुछ दलों ने यह मांग की कि हर चुनावी क्षेत्र में ईवीएम से निकली कम से कम 50% कागज की पर्चियों की गिनती की जाए। अब कुछ दल यह भी चाह रहे हैं कि 100% कागज की पर्चियां गिनी जाए। यह एक तरह से मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग हो रही है। यह मांग मानने का मतलब है कि उस जमाने में लौट जाना जब चुनाव नतीजे आने में कई दिन लग जाते थे और सभी ईवीएम से निकली वीवीपैट की गिनती करना केवल समय खपाने वाली प्रक्रिया ही नहीं होगी बल्कि उसमें कहीं अधिक धन खर्च भी होगा। चुनाव नतीजे आने से भी सप्ताह भर से अधिक का समय लग जाएगा और आखिर जब ईवीएम से निकले नए नतीजे वीवीपैट की गिनती से मेल खा रहे हैं तब भी संदेह जताने का क्या मतलब है। यह एक कुतर्क ही है। आखिर जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर उसका समाधान किया जाए, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। अवैध भवन, ये माफिया उनके करीबियों के खिलाफ अभियान चलाकर की जा रही कार्रवाई के क्रम में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार के एक और करीबी बिल्डर सिराज इकबाल के एफआई टावर के 3 अवैध तल तोड़ने का निर्देश दिया है। तो इसमें आप देखते हैं कि लोगों का में भय का संचार होना स्वाभाविक है। और आप देखिए जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं माफियाओं के तो बुरे दिन उत्तर प्रदेश में शुरू हो गए हैं। देश का अनोखा रेल चिकित्सालय, देश के सुदूरवर्ती इलाके में रेल के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना को दुनिया में सबसे पहले भारतीय रेल ने साकार किया। 16 जुलाई 1991 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से रेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम एक्सप्रेस की शुरुआत की थी और पिछले 3 दशक से यह रेल अपने नाम के मुताबिक ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य को उन्नत करने में जुटी है। एक अत्याधुनिक अस्पताल को रेल के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाने का यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा है।
अब तक लगभग आप देखिए 10 लाख गरीब मुफ्त इलाज कराकर लाभान्वित हो चुके हैं। यह स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह रेल की पटरियों के बीच चलता फिरता 7 कोच वाला एक निःशुल्क अस्पताल है, जिसमें उच्च प्रशिक्षण डॉक्टर, नर्स और आवश्यक दवाएं और आप देखिए अत्याधुनिक उपकरण विद्यमान है। इसके जरिए निःशुल्क, कारगर और त्वरित उपचार के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और टीकाकरण भी प्रदान किया जाता है। और रेल देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करती है और प्रत्येक स्थान पर आप देखिए 21 से लेकर 25 दिनों तक रहती है। रेल के किसी स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेल चिकित्सालय के बारे में खबर फैला दी जाती है। लोगों से निकटतम सामुदायिक कल्याण केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराने का आग्रह किया जाता है। रेल के आने पर जरूरत के हिसाब से आप देखिए सामान्य उपचार से लेकर सर्जरी तक की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं। IRCTC के मुताबिक लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे ने अब तक भारत के 19 राज्यों में यात्रा की है, जिसमें 138 जिलों में 201 ग्रामीण स्थानों को शामिल किया गया। दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता पहुंचाने के साथ यह रेल आपात स्थितियों में राहत कार्य पहुंचाने के काम भी आती है। लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे को सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्रैंड अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 2019 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्मारक डाक टिकट जारी करके लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे के लिए रेल मंत्रालय को सम्मानित भी किया था। दक्षिण अफ्रीका और चीन में भी लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे जैसे प्रयोग किए गए हैं। भारतीय रेल न सिर्फ अपने नागरिकों को सस्ती परिवहन सुविधाएं प्रदान करती है, अपितु समाज सेवा के कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लाइफ लाइन आप देखिए एक्सप्रेस के जरिए देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने में जुटी है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, टिप्पणियां रहती हैं। ब्लैक होल पर इसरो की नई रोशनी। चंद्र मिशन की सफलता और सौर मिशन की प्रगति के बीच इसरो अब ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाने में जुट गया है। इसरो ने सोमवार को अपने पहले एक्स रेपोलरीमीटर उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ 2024 में प्रवेश किया है, जो ब्लैक होल जैसी आकाशीय पिंडों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सुपरनोवा विस्फोट के अवशेषों और ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित कणों का अध्ययन किया था। इसके बारे में हम लोगों ने कल काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज आप लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे जरूर लिखिएगा, ठीक है। सर्दी का सहारा, ऐस मोड़, एक तंज कसा जाता है, तो परिवार की राजनीति में जुड़ेगा नया आयाम। इस झारखंड में आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन छोड़ेंगे कुर्सी, कल्पना सोरेन इनकी पत्नी सत्ता संभालेंगी। मान है किसकी मानते ही नहीं है। आप देखते हैं कि जो किसकी बात हो रही है, SYL नहर निर्माण की बात हो रही ना, उसी में आप देखते हैं कि चल रहा है विवाद। सतलज यमुना लिंक नहर जो हरियाणा और पंजाब में ठनी हुई है। अगले वर्ष भी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर रहेगा जोर। 10 वर्ष में मोदी सरकार ने सड़क, हाईवे, रेल, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह पर 43 लाख करोड़ खर्च किए हैं और कुल बजट आवंटन में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 22.2% बताई जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मद में बढ़ोतरी संभव है। कोरोना काल में इंफ्रा पर भारी खर्च अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने में मदद। 533% की वृद्धि हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय में। वित्त वर्ष 2013-14 से अब तक 4.8 रुपये तक की वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले रुपये में। GDP में पूंजीगत व्यय का अहम योगदान माना जा रहा है। भारत के साथ FDI चाहता है प्रत्येक देश, GTRI कह रहा है, ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कह रहा है। मुक्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, आप देखेंगे। इसके अलावा डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। इसमें अप्रत्याशित लाभ कर की बात हो रही है। दिसंबर में आप देखिए घरेलू कोयला उत्पादन 11% बढ़ा। जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 4 रुपये कर दी है। 2023 में UPI के जरिए करीब 118 अरब लेन देन हुआ है। हैदराबाद, बेंगलोर समय के पावन शीर्ष 3 वैश्विक एयरपोर्ट में। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान चीनी उत्पादन 7.2% घटा। 112 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है चालू सीजन के पहले 3 महीने में। 34.65 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है उत्तर प्रदेश में अब तक। स्टारलिंक के साथ गठजोड़ के प्रस्ताव पर विचार नहीं है, ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा है। शुद्ध NPA 6% से कम होने पर लाभांश दे सकेंगे बैंक, आप देखेंगे। ये RBI कह रहा है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं ना आप लोग इसे। और
1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चालू खाता घाटा जीडीपी का 1% रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे 28 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 18% हिस्सेदारी ही गुजरात की कुल एफडीआई में वर्ष 2019 से 22 के दौरान। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल, इसकी गुजरात गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित है। चलिए, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में बड़ी अशांति है। जापान में 24 घंटे में 200 भूकंप के झटके, 48 हुए मृतकों की संख्या। और काफ़ी आप देखते हैं कि जापान अपनी व्यवस्था बनाए रखे हुए है और उस हिसाब से डटा हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं अगर ये किसी और देश में आए होते ना तो कितनी हजारों में संख्या पहुंच जाती है मरने वालों की। ये आप देखिए, लाल सागर की बात करें तो यहाँ देखिए हिजाज माउंटेन, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, यमन, ये लाल सागर आपको देखने को मिलता है। यहाँ अगर मैप में आप देखें, लाल सागर में हमला बढ़ सकती हैं कीमतें। अब आप देखिए यहाँ से आवाजाही होती है ना, व्यापार होता है ना, अगर वो हमला होता है तो दूसरे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो आप देखते हैं कि महंगा हो जाएगा जो सामान आएगा। लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्वेज नहर है और दक्षिणी छोर पर सकरा बाब अल मंडेब जलडमरू है जो अदन की खाड़ी में जाता है। यह एक व्यस्त जल मार्ग है। एशिया यूरोप व इससे आगे मालवाहक जहाज सुएज नहर से होकर गुजरते हैं। एशिया यूरोप व्यापार का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर इस इलाके से होता है। इसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति भी शामिल होती। यूरोप इस ऊर्जा आपूर्ति पर काफ़ी हद तक निर्भर भी है और 30% वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक का गुजरता है सुएज नहर से होकर। 12% आप देखिए व्यापार सुएज नहर से होकर जाता है। 62% आप देखिए मालवाहक जहाज ले रहे हैं लंबा रास्ता हमला के डर से। 40% एशिया यूरोप व्यापार आमतौर पर होता है लाल सागर के इलाके से। 40% तक घटी है लाल सागर के से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या। 10 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल प्रतिदिन जाता है सुएज नहर से होकर। और आप देखते हैं भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लाल सागर वाले रूट से ही मालवाहक जहाज मुंबई, कोची, बेंगलोर, गोवा और चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जाते हैं। इससे देश का सर्विस से ज़्यादा कच्चा तेल आता है। 2023 में भारत में आयात किया गया 65% तेल लाल सागर से होकर पहुंचा है। खासकर रूस से आने वाला कच्चा तेल इसी रूट के जरिए हम तक पहुंच रहा है। अब इस रास्ते पर हमले बढ़ने से जहाज़ों का लंबा रास्ता लेना होगा जो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होगा। सऊदी अरब सहित 5 और देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहे पुतिन ने की इसके शामिल होने की घोषणा। नए सदस्यों में मिस्र, ईरान, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी आप देखते हैं कि हैं। अक्टूबर में रूस के कजान शहर में होगा ब्रिक्स का अगला सम्मेलन। 2006 में आकार लिया। इसमें कुल आप देखते हैं इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन ब्रिक्स में शामिल थे। सितंबर 2010 में आप देखिए दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था और ब्रिक्स बन गया था ये आपका खेल का क्षेत्र है और क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। घरेलू मैदान पर अंतिम टेस्ट देने उतरेंगे डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये भारतीय महिला टीम को मिली वनडे में तीसरी सबसे बड़ी हार। तीसरे व अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 190 रन से हराया और राफेल नडाल ने साल के पहले सिंगल्स मैच में जीत दर्ज की है। सर्बिया यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। यूएस ओपन चैंपियन कोको कप की शानदार शुरुआत हुई है। मित्रा से हारकर भी पी कृष्णन शीर्ष पर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स पी सरवना कृष्णन चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में अधिराज मित्रा से हारने के बावजूद शीर्ष पर बने हुए हैं। जगरेव ओपन के लिए कुश्ती टीम घोषित की गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ का कामकाज देख रही तदर्थ समिति ने किया है। 22 लाख टीईटी उत्तर पुस्तिकाएं किलो के भाव बेचेंगी, सीबीआई कह रही बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में।
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक हृदयनाथ सिंह की डेथ हो गई है। और देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना, कहाँ, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए बायोनिक हाथ पाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी अल्मेरिना। 2018 में आज ही इटली की अल्मेरिना मैस्करेलो स्पर्श को महसूस कराने वाली बायोनिक हाथ पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। इसे इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के इंजीनियर और न्यूरोविज्ञानी, सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स विशेषज्ञों ने मिलकर विकसित किया। अमेरिका में पहली बार प्रदर्शित की गई थी बैटरी से चलने वाली कलाई घड़ी। 1957 में आज ही के दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हैमिल्टन वॉच कंपनी ने बैटरी से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कलाई घड़ी पेश की थी। इससे पहले घड़ियों में चाबी भरनी पड़ती थी। इस घड़ी को बनाने का काम 1946 में शुरू हुआ था। यह तेजी से दुनिया में लोकप्रिय भी हुई। चेतन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सिनेमा को दिलाई पहचान। प्रसिद्ध फिल्मकार चेतन आनंद का जन्म 1921 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के लाहौर में पाकिस्तान में हुआ था। 1944 में फिल्म राजकुमार में बतौर अभिनेता बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। बाद में वह फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उतर गए। 1946 में उनके द्वारा निर्देशित फिल्म नीचा नगर कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और अवार्ड जीतने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। और हकीकत ही रांझा, कुदरत, बाजी, हिंदुस्तान की कसम आदि उनकी उल्लेखनीय फिल्म थी। 6 जुलाई 1997 को उनका डेथ हो गई थी। भूसे बेगानी की खोई से राख बढ़ाएगी भवनों की मजबूती। प्राकृतिक स्रोत पर निर्भरता कम कर रिसाइकिल सामग्री के उपयोग पर हुआ यह शोध। और MIT के 3 शिक्षकों ने तैयार किया सीमेंट और वेस्ट मटेरियल का सम्मिश्रण। उपयोग के लिए प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए पेटेंट की तैयारी हो रही है इनकी। और आप देखिए इस अध्ययन में सीमेंट और वजर फुट में रिसाइकिल सामग्री 0%, 10%, 20%, 30% और 40% मिलाया गया है। और रिसाइकिल सामग्री के रूप में धान, भूसी, गन्ने की खोई, राख किसी एक को लेना होगा इसमें। और रिसाइकिल स्रोतों से नदियों को भी फायदा होगा। रिसाइकिल स्रोत से नदियों में रेत व कंक्रीट यानी बजर फुट का खनन कम होगा। नदियों में रेत व बजर फुट में पानी नदी के भूगर्भ में रहेगा। अगर यह प्राकृतिक स्रोत निकाल देते हैं तो पानी का बाष्पीकरण हो जाता है, जिससे नदियों में पानी की उपलब्धता घटने लगती है। रेत व बजर फुट का खनन घटने से नदियों से कटान में भी कमी आएगी। फिल्लारो उत्सव पर डेविल्स डांस। इक्वाडोर के फिल्लारो के इंडियन शहर में डेविल्स ऑफ फिल्लारो उत्सव के दौरान शैतान का मुखौटा लगाए प्रतिभागी। और इसकी मान्यता है किसी बुरी आत्माएं नहीं भटकती हैं इस नृत्य से। नए प्रोटीन मानक से लगाया जा सकता है हृदयघात के जोखिम का अनुमान, ये अनुसंधान कह रहे हैं। हरे रंग की रोशनी से जगमगाया आकाश। नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल के टॉम्स में आसमान हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा है। मोटापे का आकलन अब सिर्फ BMI के आधार पर नहीं होगा। देख रहे हैं, मोटापे का आकलन अब सिर्फ BMI पर नहीं होगा बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों, चयापचय स्थिति पर भी निर्भर करेगा। 2 युवकों ने सोफे को बदल दिया चलाने योग्य कार में। गजब। नई दिल्ली में आप देखिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं और छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइए। धन्यवाद।